नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीआरटी का ही नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश में हमारी ये सेकेंड वीडियो रहेगी और इसमें कॉमन इंग्लिश को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चारों ऑप्शंस को थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। तो एक और वीडियो पहले अपलोड की गई है, वीडियो 1 ऑन पीआरटी कॉमन इंग्लिश, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चूज़ वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी कि गॉड के होने में, ठीक है, कि भगवान हैं, उस बात पे विश्वास करते हों, तो उनको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं एथीस्ट, एसिटिक, थीस्ट एंड ईगोटिस्ट। तो इसमें हमारे पास रहेगा थीस्ट, ठीक है। थीस्ट वे लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। इसी का अपोजिट कर दीजिए एथीस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता। एसिटिक जो होते हैं वो कौन होते हैं? सन्यासी। कौन होते हैं? सन्यासी। इनको हम कैसे लिख सकते हैं? इंग्लिश में कैसे आ सकता है? वन हु डज नॉट अलो हिमसेल्फ फिजिकल प्लेजर। फिजिकल प्लेजर क्या होती हैं? जो हमारे सुख का कारण होती हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग। तो वो अगर हमारे पास नहीं लेना चाहता है तो वो कौन होता है? एसेटिक होता है, सन्यासी होता है। ईगोटिस्ट कौन होता है? ईगोटिस्ट होता है सेल्फ सीकर, जो ये कहता है कि बस मैं ही ठीक हूँ और मैं ही ठीक रहूँगा, तो वो ईगोटिस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हमें पता रहना चाहिए कि चार ऑप्शंस किस तरीके के आए हुए थे, हो सकता है नेक्स्ट में आ जाए। तो सेल्फ सीकर, ईगोटिस्ट, थीस्ट वन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एसेटिक जो रहता है नॉट अलाउंग himself or herself physical pleasure, and atheist one who does not believe in the existence of God। तो थीस्ट हमारे पास करेक्ट आंसर है। I expect that I shall get a prize। The underline words are, the underline words ये पूरे ही हैं, तो इसमें हमारे पास बताना है कि ये कौन सा है। क्लोज में हमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट, व्हाट आई एक्सपेक्ट, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट दैट आई शेल गेट अ प्राइज, तो ये हमारे पास क्या हो गया? नाउन क्लोज हो गया। जो व्हाट का आंसर देते हैं वो मोस्टली हमारे क्या होते हैं? नाउन क्लोज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है करेक्टली लिखा हुआ है। गारंटी हमारे पास इसका वर्ड है, तो गारंटी की स्पेलिंग हमारे पास क्या होती है? GUARANTEE। तो GUARANTEE इसमें है हमारे पास, तो बी पार्ट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, दे डिसाइडेड टू कॉपरेट, द अंडरलाइन वर्ड्स आर यूज्ड एज अ। अब देखिए, टू कॉपरेट, दे डिसाइडेड व्हाट? टू कॉपरेट। तो ये हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट की तरह इसका वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वो हमारे पास क्या होते हैं? टू इन्फिनिटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? टू इन्फिनिटिव्स होते हैं। तो टू इन्फिनिटिव्स में इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो, वर्ब, जेरेंड, इन्फिनिटिव और एडजेक्टिव। तो इन्फिनिटिव हमें मिल गया। अब इसमें दो तरह के इन्फिनिटिव्स होते हैं, इन्फिनिटिव्स और वीडियोज़ हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वर्ब्स के टॉपिक में जाकर के इन्फिनिटिव्स आप देख सकते हैं, जहाँ पे टू इन्फिनिटिव्स और बैर इन्फिनिटिव्स कुछ ऐसा आपको फोटो दिख जाएगी, पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है इन्फिनिटिव्स दो तरह के होते हैं। एक हो जाएगा हमारे पास बैर इन्फिनिटिव, बैर में क्या रहता है? जिसमें टू नहीं आता, जिसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। और एक होता है टू इन्फिनिटिव। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, ठीक है। टू इन्फिनिटिव, तो ये हमारा सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट। चूज़ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक। एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज़ करना है इसके अंदर। ब्लैंक हमारा यहाँ है, ठीक है। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर कमिंग इन द बिल्डिंग। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर डैश कमिंग इन द बिल्डिंग। तो इसमें हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ये देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है आपका। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर तो 3 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। आई थिंक उसमें मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, मैंने मोस्टली कवर किए हुए हैं। वो तो आपका SSC CGL लेवल तक भी कवर कर सकता है, ठीक है। तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, चाहे PRT है, चाहे TGT है, चाहे PGT है, आपका कॉमन इंग्लिश में आता ही आता है। इवन मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप स्पेसिफिक इंग्लिश से ही दे रहे हो तो आपका मेन सब्जेक्ट में भी इंग्लिश का जो 60 मार्क्स में, उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका आता है। तो देखिए, द कलेक्टर एंड डायरेक्टर,
अब जब कलेक्टर एंड डायरेक्टर इसमें बात की गई है तो इसमें वो एक इंसान की बात हो रही है, क्योंकि जो द लगा हुआ है, आर्टिकल जो द लगा हुआ है ना, वो एक के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और जब आर्टिकल एक के साथ लगता है तो हमारे पास याद रखेंगे कि वो एक ही इंसान के बारे में बात हो रही होती है। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर कमिंग इन द बिल्डिंग, तो उसमें रहेगा द कलेक्टर एंड डायरेक्टर इज कमिंग इन द बिल्डिंग। अगर हमारे पास आर्टिकल दोनों के साथ लग रहा होता, द कलेक्टर एंड द डायरेक्टर, तब हमारे पास क्या होता, आर कमिंग इन द बिल्डिंग आता। क्यों आता? क्योंकि हमारे पास वो दोनों अलग अलग इंसान को इंडिकेट कर रहे होते हैं। कलेक्टर अलग हो जाता है, डायरेक्टर अलग हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, इज रहेगा इसका करेक्ट आंसर। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर इज कमिंग इन द बिल्डिंग। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है, डैश यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। क्या रखेगी, डैश डैश यू लाइक कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऑफर कर रहा है, डैश यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पे जब ऑफर होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, तो वुड हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित। पैसिव वॉइस में हमें इसको चेंज करना है, एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित, हर कोई जो है रोहित पर हंसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्टिव और पैसिव में, कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, एवरीबडी सब्जेक्ट, लाफ्ड वर्ब एंड एट तो इसी के साथ एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, रोहित क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो रोहित को हम उठाएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, रोहित बन गया हमारा सब्जेक्ट। वर्ब क्या थी, सेकंड फॉर्म थी लाफ्ड। जब सेकंड फॉर्म होती है तो वोज या वर यूज़ करना होता है, और सिंगुलर है रोहित, तो रोहित के साथ क्या आएगा, वोज आएगा। तो रोहित हैड नहीं आएगा, रोहित वोज आ सकता है। अब इन दोनों ऑप्शंस में से देखेंगे, यहाँ पे तो एवरीबडी वोज था तो गलत हो गया, रोहित हैड था तो गलत हो गया, तो दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। रोहित वोज, लाफ्ड थर्ड फॉर्म भी यही रहती है, ऐट को हम छोड़ेंगे नहीं, ऐट को हमने साथ रखना है, लेकिन डी में हमारे पास ऐट छोड़ दिया है इसलिए गलत हो गया। तो रोहित वॉज लाफ्ड एट बाय एवरीबडी। देखो वैसे तो हम क्या करते हैं, बाय एवरीबडी, बाय समबडी, इनको अवॉइड करते हैं लास्ट में लिखने के लिए, लेकिन जब ऑप्शन में ही दिए हुए हैं तो हम लगाएंगे फिर उसे। तो रोहित वॉज लाफ्ड एट बाय एवरीबडी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, choose the most appropriate preposition. There was a footpath that went dash the road till the railway station. देखिए इसने कहा है कि टिल द रेलवे स्टेशन, यानी कि जहाँ तक रेलवे स्टेशन था वहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं साथ साथ जा रहा है ना उसके, फुटपाथ, ठीक है। देयर वॉज अ फुटपाथ, एक फुटपाथ था, दैट वेंट जो जा रहा था, डैश द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। तो ओवर द रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता, उसके ऊपर नहीं हो सकता, अलोंग कर सकते हैं, अलोंग होता है के साथ साथ, यस, अलोंग द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। अराउंड तो गोल चक्कर में जाएगा, और अक्रॉस एक बार क्रॉस करके निकल जाएगा, तो इसलिए हमारे पास अलोंग क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्या रहेगा, देयर वॉज अ फुटपाथ दैट वेंट अलोंग द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट वन। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, क्यों, क्योंकि आई डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं लंबे टाइम से काम कर रहा था। अब ये वॉज टायर्ड है, ये पास्ट में चला गया, और जब ये पास्ट में चला गया तो जो ब्लैंक में हमें फॉर्म फिल करनी है वो भी किस में जाएगी, वो भी पास्ट में जाएगी ना। तो इसलिए देखिए वॉज वर्किंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम हमारे पास टाइम पीरियड की बात कर रहा है, और जब टाइम पीरियड की बात आती है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। तो कहाँ है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ING, ठीक है। तो हैड बीन वर्किंग आएगा। अच्छा ये मैंने 2 बार लिख दिया, ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने यहाँ पे भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो हैड बीन वर्किंग इज द करेक्ट आंसर। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही इज बिजी, ही हैज़ गॉट डैश वर्क टू डू। ये देखिए अब इसमें ना दोनों चीज़ें यूज हुई हुई हैं, एक तो यहाँ पे हीज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये है ही इज़, लेकिन यहाँ पे ही हैज़ है ये, ठीक है। ही हैज़ गोट, क्योंकि हैज़ के बाद ये थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म यूज हुई हुई है, तो ही हैज़ गोट। तो ही इज़ बिजी, ही हैज़ गॉट डैश वर्क टू डू। अब वर्क टू डू, वर्क क्या होता है,
अनकाउंटेबल होता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे, अब देखो एनी वर्क नहीं लिखेंगे, ही हैज़ गोट मिल चुका था, कोई भी वर्क नहीं, कुछ वर्क मिल चुका था। समथिंग नहीं लिख सकते। फ्यू जो होता है वो ना के बराबर होता है, इसलिए ना के बराबर भी हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, सम की, बिकॉज ही हैज़ गोट सम वर्क टू डू। वो बिजी था, क्यों था, क्योंकि उसके पास कुछ वर्क उसको मिल गया था। ठीक है, तो पॉजिटिविटी में हमारे पास जा रहा है सम। एनी जो होता है मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ किया जाता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। ही सेड, यानी कि हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, डायरेक्ट हमें दिया हुआ है। ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे। ओके, इस तरीके से इसको बंद भी कर देंगे। ही सेड दैट, आप देखो यहाँ से हमें कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज करना है, दैट में। तो ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, 4 ऑप्शंस में हैं, तो ऑप्शन हमें बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अब हर सिस्टर, हर क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो हर सिस्टर हर सिस्टर हर सिस्टर सब में दिया हुआ है। अब जो विल है ना, विल किस में चेंज होता है, वुड में चेंज हो जाता है। अब देखो वुड है कि नहीं है, यहाँ पे विल है, यहाँ विल भी है, यहाँ वुड है, यहाँ वुड है, तो 2 ऑप्शन तो विल वाले कट गए, हमें बच गया वुड और वुड वाले। ठीक है, अब यहाँ पे अराइव है, अब देखो विल चेंज हो गया, विल जो है पास्ट में चला गया, तो अराइव को चेंज करने की क्या ज़रूरत है, तो अराइव को थर्ड फॉर्म थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि हमें तो टेंस चेंज करना है। विल अराइव से वुड अराइव हो गया, टेंस तो अपने आप पास्ट में हो गया, तो अराइव्ड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन भी कट गया। और क्या मिल गया, ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई। टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, ये दैट डे है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनियम अबेंडन। अबेंडन का हमें बताना है कि करेक्ट एंटोनियम क्या होगा। अबेंडन का मतलब होता है लेफ्ट, कोई चीज़ छोड़ देना, लेफ्ट, लीव। ओके, तो क्विट, क्विट भी छोड़ना होता है, रिज़ाइन में भी छोड़ना होता है। सरेंडर का मतलब भी होता है अपने आप को सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना, या अपने आप को हवाले कर देना। ठीक है, लेकिन जो एक्वायर है, एक्वायर का मीनिंग क्या होता है, लर्न करना या कोई चीज़ ऑब्टेन करना। ठीक है, कोई चीज़ लेना, बाय करना, खरीदना। तो जब हम इसको तो जानबूझ के कर रहे हैं और ये हमने छोड़ दिया था, तो इसमें एक्वायर हमारे पास इसका क्या आएगा, एंटोनियम आ जाएगा। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बतानी है, ही डाइड डैश कैंसर। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट कर देती हूँ कि ये जो है कोई एक वर्ब है और उस वर्ब के साथ एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ कुछ भी 6th 7th 8th की कोई मतलब प्राइवेट एडिशन की जो है बुक्स ले लेनी है, जिसमें हमारे पास क्या मिल जाएंगे, प्रेपोजिशन में जो वर्ब्स हैं हैंड टू हैंड वो मिल जाएंगी, और उन वर्ब्स को आप अच्छे से देख लीजिए कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है। जैसे अफ्रेड ऑफ होता है, ठीक है, आई एम अग्री विद या अग्री टू। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें क्या मिल जाएगा, आपको एक हिंट मिल जाएगा कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है। आप उनको कर जाएंगे, आपको उनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो डाइड के साथ क्या लगता है, डाइड के साथ ऑफ लगता है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डाइड ऑफ। नेक्स्ट देखिए, अम्यूजमेंट इज अ नाउन। अम्यूजमेंट मतलब खुश करना, इज अ नाउन विद meant as a suffix. Which of the following option will become a noun if we add the suffix meant to it? अब पहले उन्होंने क्या कर दिया, अम्यूज़ के साथ मेंट लगाया था, तो मेंट क्या थी, एक सफिक्स थी। अब उसके बाद ये कह रहा है कि हमें भी 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं, इसमें से किसके साथ MENT लगाएं कि वो क्या बन जाए, नाउन बन जाए। तो देखिए करेक्ट के साथ तो MENT लगता ही नहीं है, करेक्टमेंट नहीं होता, करेक्शन होता है, तो ION लग जाएगा, टी के बाद करेक्शन बन जाएगा। एंटरटेन में क्या लगा देंगे, एंटरटेन के साथ मेंट लगा देंगे, तो ये एंटरटेनमेंट बन जाएगा, ये ठीक है हमारा। कलर खुद एक क्या है, एक नाउन है। और एक्सटोर्ट जो है, एक्सटोर्ट के साथ क्या लग जाएगा, एक्सटोर्शन, ION लगता है, तो इसके साथ ये सफिक्स नहीं लगा सकते। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, एंटरटेन। एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट क्या होता है, एक नाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे हैड टू कैंसिल द मैच एज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन। अब देखो इसमें क्या लिखा है, दे हैड टू कैंसिल द मैच, उनको मैच कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज एज
द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन, क्योंकि ग्राउंड इतना गीला था कि जिस पर खेला नहीं जा सकता था। तो रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद एन एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, इसमें हमें बताना है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब उसके अंदर करेक्ट जाएगी। तो देखिए वर्ब्स हैं कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल अप, कॉल इन। तो जो कॉल आउट और कॉल अप होता है इनका मतलब होता है समवन मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक है, समवन भेज के, या ऐसे ही बोल सकते हो कि किसी को बुलाना, समवन किसी को बुलाना, ठीक है। लेकिन कॉल इन का मतलब क्या होता है, टू कॉल अप, टू आस्क समवन टू कम टू अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी को कॉल करना, ठीक है। टेलीफोनिकली भी इसको हम बोल सकते हैं, टू आस्क समवन टू कम, ठीक है, टू आस्क समवन टू कम, किसी को आने के लिए कहना। और जो कॉल ऑफ होता है ना, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, ठीक है, कैंसिल एन इवेंट और एन एग्रीमेंट। तो कैंसिल कर दिया किसको, एक इवेंट को, कैंसिल एन इवेंट। तो इवेंट जब कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैच भी तो एक इवेंट ही तो है। तो दे हैड टू कैंसिल द मैच मीन्स दे हैड टू कॉल ऑफ द मैच, दे कॉल्ड ऑफ द मैच एज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन, ठीक है। तो कॉल ऑफ हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। इसको मैं कर देती हूँ। तो ये हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे हमारे पीआरटी कॉमन इंग्लिश के लिए। आई होप कि यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपके पास रह गया है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।